हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल काबिल अकेडमी। दिस इज राजेश सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट कंटेन्स 5 to 20 marks in your banking examination starting from preliminary to mains examination. So this topic is very important and most of the students face a lot of difficulty in working out the questions. So this topic is reading comprehension, यानी आज हम लोग RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे। और ये RC जो है आपके प्रीलिम्स में मिनिमम 5 नंबर, जो मेंस में 10 से 20 नंबर तक जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पैसेज दिया रहता है और इसे हमें सॉल्व करना है, तो काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, समझ में नहीं आता है करे क्या, तो काफ़ी स्टूडेंट लोग इसे लास्ट में करते हैं। तो आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ यूनिक टेक्निक्स टू सॉल्व आरसी, जहां अगर ये आप समझ जाते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। और ये सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज का पार्ट नंबर 4 है, जहां हम लोग आज इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर के एसबीआई प्रीलिम्स के 2018 के पेपर से लिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है आपके एग्जाम में कि आपको एक पैसेज दिया रहता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इस पैसेज को पढ़ें और दिए गए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। इस पैसेज में, अब पैसेज जो है कई तरह से होते हैं, स्टोरी बेस हो सकता है ना, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक फैक्ट बेस हो सकता है। तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं ऐसे फैक्ट के ऊपर जो स्टोरी होते हैं, कहानी सी होती है, जहाँ पे एक रिदम बन जाता है। लेकिन हम लोग वी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन जो अंडरस्टैंड होना करना पड़ता है कि जो फैक्ट बेस्ड जो पैसेज है, जो कॉम्प्रीहेंशन में इकोनॉमिक, उसे कैरी आउट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैंने ऐसा ही एक पैसेज लिया है जो कि पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है, ताकि हम समझ सके कि ऐसे पैसेज को कैसे क्रैक करना है। अब देखिए, पैसेज तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे कि एनालॉगी और अननोन, इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको एग्जाम में बोल्ड किए हुए रहेंगे। और जाहिर सी बात, इतना आप भी जानते हैं कि या तो आपको इनके सिनोनिम बताने हैं या आपको इनके ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं। तो ये आपको इसी जगह पे आके इनके मीनिंग को पता चलेगा। मेरी जो टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले आप जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि सवाल जो हैं, पहले आप उन्हें पढ़ ले और सवालों को पढ़ के जो कुछ कीवर्ड्स हैं उन्हें ढूंढ ले। और कीवर्ड ढूंढने के बाद जब आप पैसेज को पढ़ें तो देखें कि आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर पाने में आसानी होगी। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड गिवन इन पैसेज अननोन। अब आप देखो, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको जो वर्ड है, जो वर्ड आपसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है अननोन, तो ऐसे ही नेचुरली हम लोग को अननोन का मीनिंग पता होता है। दैट मीन्स समथिंग विच वी आर नॉट फेमिलियर विथ, अनजाना, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। और यहाँ पे दिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रिकग्नाइज, कोई भी जानता है कि रिकग्नाइज का मतलब होता है, ठीक इसका जो अपोजिट हो जाएगा, पर मोस्ट सिमिलर चाहिए, ये अपोजिट होता है। परसीव्ड का मतलब होता है टू नोटिस करना, टू रियलाइज करना। अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, जिसके बारे में हम अंदाजा ही ना लगा सके, अनुमान ना लगा सके। अनरूली और अनकैनी। तो अब यहाँ पे ये वर्ड्स होने के बावजूद भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे उसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर द पैसेज अबव। अब देखिए, यहाँ पे टाइटल पूछा है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा आपका। पैसेज का शीर्षक क्या होगा आपको ये बताना है। ये हमारा कीवर्ड है अननोन में वर्ड, इसका ऑपोजिट, इसका मोस्ट सिमिलर ढूंढना है, सिनोनिम। टाइटल बताना है। टाइटल हमको दिया हुआ, एक बार आप पढ़ ले। रिसेशन एंड रिकवरी, कंज्यूमर द ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी अ डिस्टेंट ड्रीम, इज कंजम्पशन नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या नन ऑफ द अबव, ये दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और यहाँ पे है स्टीयरिंग व्हील, ये आपके कीवर्ड्स होंगे पैसेज में। जहाँ आपको ये मिल जाएगा वहाँ स्टक कीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील, बट रियल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये कीवर्ड है, वुड बी द इंजन। इंजन आपका कीवर्ड है दैट ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। व्हाट कैन बी इन्फर, यानी आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मेक आउट करते हैं, समझते हैं इससे। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील, इससे आप क्या समझते हैं, ये आप तो पैसेज पढ़ने के बाद, ये कुछ ऐसे सवाल है जहां पे जिस पैसेज में जिस हिस्से में ये रहेगा उस हिस्से को पढ़ के ही आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट विद द पैसेज, यानी कि पैसेज के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही है। अब देखिए, ये कुछ इस तरह का सवाल है
जो एग्जाम में आपको फंसा देगा। यानी है, अब बताइए ABCD इनमें से कौन सी बात सही है। ऊपर से ऑप्शन देखिए, डी में कहा है ओनली ए करेक्ट है, ई में बोला है ए और बी दोनों करेक्ट है। अब जब तक आप पैसेज को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक तो आप बता नहीं पाएंगे ना कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है कि नहीं। तो कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बोला है फेल है, टू कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग वैल्यू, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइंस, अच्छा डिक्लाइंस, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ये हमें ध्यान रखना है, हैव बीन लेड बाय बिजनेस एंड ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखना है हम लोग को। ये कुछ कीवर्ड्स है जो हम लोगों ने मार्क कर लिए, ठीक है। आपका इंस्टिंक्ट काम करेगा, अल्टीमेटली पैसेज में आपका इंस्टिंक्ट काम करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंड्यूस बिजनेस टू हायर। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना किसी को। ऐसा क्या है जो बिजनेस को हायर करने मैंने क्या, कर्मचारियों को नौकरी पर रखना, उसे हायर करना कहते हैं। निकाल देना मतलब फायर करना कहते हैं। तो किस कारण से लोग जो है बिजनेस जो है लोगों को हायर करते हैं कि आप मेरे यहाँ पे काम कीजिए, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसमें कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स है, मेक शिफ्ट पॉलिसी है, बोथ BNC है। देखते हैं अभी यहाँ पे मोस्ट अपोजिट ढूंढना है, किसका, एनालॉगी का। अब देखिए ये आपका कीवर्ड है एनालॉगी। आप अगर बैंक के स्टूडेंट है तो आपने रीजनिंग किया होगा, और रीजनिंग में एनालॉगी बहुत ही कॉमन वर्ड है। एनालॉगी का मतलब होता है टू फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन, दो चीज़ों के बीच जब आप सिमिलैरिटी या कोई समानता ढूंढते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉगी। पर आपको इसका ठीक क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो देखिए ये 5-6 सवाल हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2018 में आए थे। इसे सॉल्व करते, चलिए पढ़ते हैं हम लोग पैसेज एक बार, ठीक है। देखिए अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर लिया है, देखते हैं। हैव यू हर्ड दैट द इकोनॉमी इज लाइक अ कार। क्या आपने कभी सुना है कि अर्थव्यवस्था जो है एक कार की तरह है। यानी कि यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच, इकोनॉमी और इकोनॉमी को कार की तरह बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कार जो है ना एक अर्थव्यवस्था है। इट्स द मोस्ट पॉपुलर एनालॉगी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है, डिस्कशन, राजनीतिक जो बहस होती है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, इसमें सबसे पॉपुलर जो सिमिलैरिटी हम लोग करते हैं वो ये कि हम अर्थव्यवस्था को एक कार से कंपेयर करते हैं। अब बताइए यहाँ पे एनालॉगी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। और अगर ऐसा है तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था अभी, यहाँ पे एनालॉगी का हमें ऑपोजिट बताना है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। सिमिलैरिटी इसका सिनोनिम है, नहीं होगा। नैरेटिव यानी कुछ नरेट करना, कुछ बताना, नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने क्या होता है, चीज़ों को मैंने डिफरेंस कर देना चीज़ों में, बढ़ा, या टीवी में भी देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग होता है। रेसिप्रोकेट दिया है, वेरिएंस। यहाँ देखिए वेरिएंस, वेरिएंस का क्या मतलब होता है, डिफर, जो अलग होता है। वेरिएंस का क्या मतलब होता है, जो अलग होता है, जो कि विच इज नॉट सिमिलर इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है, नॉट सिमिलर। इसका मतलब होता है नॉट सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 6 नंबर सवाल था कि एनालॉगी का मुझे ऑपोजिट बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा वेरिएंस, ठीक है। ये काफी आसान था, एक नंबर हमारा हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, अमेरिकन पीपल आर रिपीटेडली टोल्ड बाय फाइनेंशियल पंडित्स एंड पॉलिटिशियंस दैट कंजम्पशन इज एन इंजन। कंजम्पशन क्या है, एक इंजन है। आपको याद होगा इंजन को हमने कीवर्ड लिया था। तो अमेरिकन पीपल से हमेशा ये कहा गया, किसने कहा है, जो फाइनेंशियल पंडित हैं और जो पॉलिटिशियन है वो हमेशा कहते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है, आप जो कुछ भी यूज करने के लिए खर्च करते हैं, जो कुछ भी आप यूज कर लेते हैं, चाहे कपड़ा हो, दूध हो, टीवी हो, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है इंजन है दैट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट मेक्स अप 70% ऑफ GDP। तो वो कहते हैं, अमेरिकन पीपल से ये कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि कंजम्पशन जो है एक इंजन है, और इंजन क्या करता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेके चलता है। क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन ही है जो GDP का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 70% जो है कवर करता है, 70% कंसिस्ट करता है। यानी कि जितना ज़्यादा इकोनॉमी में कंजम्पशन होगा, जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में लोग उपभोग करेंगे, उपभोग करने का मतलब है खर्च करेंगे, और जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो अमेरिकन पीपल से ऐसा कहा गया। नाउ वन नोटेबल नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट पंडित, एक नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट पंडित है विद अ पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकनेस, उनको
अच्छा लगता है, पसंद है। फॉर बिजारे, बिजारे का मतलब होता है बहुत ही माने अजीबो गरीब, है ना, बहुत ही पिक्यूलियर। बिजारे ग्रोथ थ्योरीज, मतलब ये जो नोबेल विनिंग इकोनॉमिक्स पंडित है, इनका जो ग्रोथ थ्योरी देने का जो तरीका है वो बड़ा ही अजीबो गरीब है। इनका अपना ही फंडा है, क्या है कि इवन रिसेंटली नोटेड दैट इकोनॉमी कैन बी बेस्ड ऑन, कि एक अर्थव्यवस्था जो है इस बात पे भी आधारित हो सकती है, बेस्ड हो सकती है किस पे, परचेज ऑफ याक्ट, जो जहाज होता है उसकी खरीद पे, लग्जरी कार के खरीद पे, सर्विसेज ऑफ पर्सनल ट्रेनर, अगर आप पर्सनल ट्रेनर मंगाते हैं, जिम वगैरह करते हैं, उनकी सर्विसेज आप लेते हैं, या जो सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं इनको आप हायर करते हैं, तो इकोनॉमी जो है इस पे भी बेस करती है। मैंने काफ़ी अलग सा थ्योरी देते हैं इस तरह से। कन्वर्सली, यानी कि ऑन द कंट्रारी, इसके ऑपोजिट, अदर इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग नोबेल विनर जोसेफ स्टिग्लिट्ज क्लेम, एक और इकोनॉमिस्ट है जो कि नोबेल विनर है, इनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज क्लेम, इनका दावा है, क्या दावा है, दैट आवर इकोनॉमी इज स्टक, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो फंसी हुई है किस गियर में, फर्स्ट गियर में। भाई गाड़ी, इकोनॉमी अगर कार है तो गाड़ी में फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर भी होगा, अब तो फिफ्थ गियर भी होगा, पहले ही गियर में फंसी हुई है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, ड्यू टू इनइक्वालिटी। आपने याद होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कीवर्ड मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया था, और यहाँ दिया है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट गियर में अटकी है, क्यों, असमानता, इनइक्वालिटी है, क्या में, टू मच इनकम इज कंसेंट्रेटेड अमंग टू फ्यू रिच पीपल हु टेंड टू सेव लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम एंड दस हैव अ लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ये होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही गियर में फंसी हुई है, किस कारण से, असमानता के चलते, यानी बहुत ज्यादा पैसा बहुत थोड़े अमीर लोगों के हाथ में आके जमा हो गया है। अब इससे होता क्या है अर्थव्यवस्था में कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, अमीर बहुत अमीर हो जाते हैं, गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा घाटा यह है कि जब गरीबों की संख्या बढ़ती है तो उनका जो परचेजिंग पावर होता है, उनकी जो खर्च करने की शक्ति होती है कम हो जाती है, कंजम्पशन घट जाता है। और ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी कि जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पूंजी है, ये क्या करते हैं, सेव लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम, अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सेव कर लेते हैं, और कंज्यूम करने की इनकी जो प्रोपेंसिटी होती है, जो इच्छा होती है, बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम होती है, और इसलिए ऐसी इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, द केनीशियन मैसेज, केनीशियन क्या है, केनीशियन की थ्योरी है, मैं बताऊंगा आपको। केनीशियन ने मैसेज दिया था, इफ यू वांट टू पुट द इकोनॉमिक पेडल टू द मेटल, कि अगर आप अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाए रखना चाहते हैं, उसको ग्रोथ करना चाहते हैं, गेट आउट देयर एंड कंज्यूम, बाहर निकलिए और कंज्यूम कीजिए, उपभोग कीजिए, मतलब खर्च कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है गेट आउट देयर एंड कंज्यूम। अब ये केनीशियन का थ्योरी क्या था मैं बता दूं आपको। केनीशियन कहते थे एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसे कहते हैं एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनका कहना था कि इनकम बढ़ने से, लोगों की आय बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग उतना कंज्यूम नहीं करते, उतना खर्च नहीं करते हैं जिस अनुपात में इनका इनकम बढ़ता है। तो इनकम और कंजम्पशन का जो रेशियो जैसे बढ़ना चाहिए इनकम के हिसाब से, कंजम्पशन उस रेशियो के हिसाब से नहीं बढ़ता, वो नीचे रहता है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती है। सो इनका मैसेज अभी क्लियर था, नॉट सो फास्ट स्पीड रेस, अभी और ही बाकी है। द सिस्टमेटिक फेलियर बाय केनीशियन इकोनॉमिस्ट एंड पंडित्स to distinguish between consuming and producing value is a single most damaging fallacy. Fallacy का मतलब होता है false belief. Fallacy का मतलब होता है false belief in popular economic thinking. तो यहाँ पे बोला गया है कि केनीशियन इकोनॉमिस्ट और कुछ पंडित ऐसे थे जिन्होंने वो डिफरेंस नहीं कर पाए कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन वैल्यू, आखिर इसमें क्या डिफरेंस है। कंजम्पशन यानी आप जो कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन आप जो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय आउटपुट, प्रोडक्शन का मतलब है आप कितना आउटपुट दे रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है, उपभोग का मतलब होता है हाउ मच यू कैन एक्सपेंड, आप कितना खर्च कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट एंड कंजम्पशन मीन एक्सपेंस। तो इसको डिफरेंस करने में केनीशियन इकोनॉमिस्ट और पंडित जो है असफल हुए थे, और उन्होंने भ्रामक थ्योरी उन्होंने बना दिया। लिखा है ना, डैमेजिंग फैलेसी। ठीक है, इन पॉपुलर इकोनॉमिक थिंकिंग। नाउ इफ द इकोनॉमी वेर अ कार, अब देखिए इकोनॉमी अगर एक कार है, अगर हम इकोनॉमी को एक कार मान ले, इकोनॉमी अगर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अगर एक कार है, ठीक है,
कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। तो इकोनॉमी अगर कार है तो उपभोक्ता की जो पसंद होती है वो उस कार का स्टीयरिंग व्हील होता है। अरे भाई, आपकी एक अर्थव्यवस्था है तो आप तो वही प्रोड्यूस करोगे ना जहां कंज्यूमर का डिमांड होता है। कंज्यूमर को जो पसंद है, अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपका डिमांड तो होगा नहीं, आपका जो दुकान है वो तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर इकोनॉमी एक कार है तो जो उपभोक्ता होती है उनके पसंद नापसंद जो होता है उस कार का स्टीयरिंग व्हील होता है। लेकिन इंजन कौन होता है? रियल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वुड बी द इंजन दैट ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। तो उस कार का इंजन जो होता है वो एक व्यक्ति का रियल सेविंग्स और वो कहाँ कितना इन्वेस्ट करता है वो उस कार का इंजन होता है। सो इकोनॉमी इज अ कार, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज स्टीयरिंग व्हील, और जो इंजन होता है वो उस व्यक्ति का रियल इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स होता है जो उस कार को आगे की ओर ले जाता है। पर जाना वही है जहां कंज्यूमर का पसंद होगा। जैसा कंज्यूमर डिमांड करेंगे आपका इकोनॉमी प्रोडक्शन आपको वैसा ही करना पड़ेगा। नाउ सो यहां तक हो गया। आगे देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसे हम कहते हैं बूम, एंड डेक्लाइन जिसे कहते हैं बस्ट, यानी कि बूम्स एंड बस्ट। यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो इसे बूम कहते हैं, डिक्लाइन करती है तो इसे बस्ट कहते हैं। हैव ऑलवेज बीन लेड बाय चेंजेस इन बिजनेस एंड ड्यूरेबल गुड्स इन्वेस्टमेंट। क्या बोला है कि इकोनॉमी का बूम और बस्ट जो है वो हमेशा किसके द्वारा प्रभावित होता है? बिजनेस एंड ड्यूरेबल गुड्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि टिकाऊ वस्तु। आपका बिजनेस कितना चल रहा है और टिकाऊ वस्तुओं पे, जैसे गाड़ी हो गया, एरोप्लेन हो गया, स्टील आयरन हो गया, जो टिकाऊ वस्तु है इस पर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, इसके द्वारा जो है इकोनॉमी में बूम या बस्ट आता है। जबकि जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? आप घर में दूध खरीद के लाए, खा लिए, टीवी खरीद के लाए, उपभोग कर रहे हैं, कपड़ा खरीद के लाए, पहन लिए, तो ये बन चुका है, आप इसको डायरेक्टली उपभोग करते हैं। ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, यानी बना हुआ है, आप लाइए, खर्च कीजिए, इसे उपभोग कीजिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है ना। सो फाइनल कंज्यूमर गुड्स स्पेंडिंग हैज बीन रिलेटिवली स्टेबल थ्रू द बिजनेस साइकिल। और जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्च होता है ये पूरे बिजनेस में लगातार समान चलता है। बूम्स एंड बस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स, हेवी इंडस्ट्री एंड हाउसिंग हैव ऑलवेज बीन लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ रिसेशन एंड रिकवरी। क्या बोला है? बूम्स एंड बस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, हेवी इंडस्ट्री एंड हाउसिंग, यानी कि जो वित्तीय बाजार है, हैवी इंडस्ट्री है और जो हाउसिंग है ना, इनमें ये जो होते हैं, इनमें अगर बूम होता है, ये अगर ये ग्रोथ करते हैं तो ये रिकवरी को दर्शाते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब ये फॉल कर जाते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी होता है वो मंदी में चला जाता है, रिसेशन में चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एज जॉन स्टुअर्ट मिल ने दो सेंचुरी पहले ही, 2 शताब्दी पहले ही कहा था, द डिमांड फॉर कमोडिटीज इज नॉट द डिमांड फॉर लेबर। आप इस बात को समझें, यानी वस्तुओं की मांग को श्रम के मांग से अलग माना जाता है। वस्तुओं की मांग, कमोडिटी का डिमांड लेबर के डिमांड के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां दिया हुआ है, कंज्यूमर डिमांड डज नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर का जो डिमांड होता है उससे एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि कंज्यूमर्स डोंट एम्प्लॉय पीपल। आप और हम उपभोक्ता हैं, हम क्या करते हैं? हम पैसे खर्च करते हैं, चीज़ों को घर पे लाते हैं और उसे उपभोग कर लेते हैं। हम किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, यहाँ पे देखिए लिखा बिजनेस डू। एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? बिजनेस। जो बिजनेस होगा वो हायर करेगा ना। सिंस न्यू हायर्स आर अ रिस्की एंड कॉस्टली इन्वेस्टमेंट विथ अननोन फ्यूचर रिटर्न्स। क्या बोला गया है? नए लोगों को जब आप बिजनेस में हायर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी जोखिम भरा और काफ़ी निवेश, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि अननोन फ्यूचर रिटर्न्स, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जिन लोगों को आप हायर कर रहे हैं उससे फ्यूचर में आपके बिजनेस में कितना रिटर्न आएगा, तो ये अनसर्टेन है। एम्प्लॉयर्स मस्ट रिलाई ऑन देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर एंड वे दोज डिसीजन वेरी केयरफुली। इसलिए जो बिजनेस लोगों को हायर करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करके एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो ये देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर वो आज 100 या 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उन्हें ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में उनसे उनको क्या आउटपुट मिलेगा। और इसको बहुत ही केयरफुली वो एग्जामिन करते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है, ये ऑपोजिट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और अगर रिसेशन हुआ तो उन्हीं लोगों को फायर भी करना पड़ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको देखना। नाउ एज इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट हिक्स ने
जिन्होंने पायनरिंग वर्क ऑन द ग्रेट डिप्रेशन सजेस्ट, यानी रॉबर्ट हिक्स ने जो है महामंदी पे बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। इन्हें अग्रदूत, इन्हें पायनरिंग कहा जाता है। इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी, यानी भविष्य की अनिश्चितता, क्या होगा। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, इकोनॉमी में जो पॉलिसी बनती है, अगर वो अनसर्टेन है, टेम्पोरेरी है, अनसस्टेनेबल है, टिक नहीं सकती ऐसा लग रहा है, टेम्पोरेरी है, कोई स्थायी रूल नहीं बना है, अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी, कैन डिप्रेस जॉब ग्रोथ इवन इन द फेस ऑफ बूमिंग कंजम्पशन। भले ही इकोनॉमी में कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जॉब जो है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी जो आप बना रहे हैं, वो पॉलिसी टेम्पोरेरी है, अनसस्टेनेबल है, अनसर्टेन है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए किसी को हायर करना उसमें मुश्किल होता है। लेकिन कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एज रिसेंट ईयर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, और हाल के वर्षों में हमने देखा है, क्या देखा है, कंज्यूमर डिमांड, यानी कि हमारी और आपकी जो मांग है, that appears to be driven by temporary or unsustainable policies is unlikely to induce, याद है कीवर्ड, बिजनेस टू हायर। इस लाइन का क्या मतलब है कि कंज्यूमर डिमांड जो होता है, that appears to be driven by temporary or unsustainable policy, कंज्यूमर डिमांड, अगर आपकी बनाई गई पॉलिसी टेम्पोरेरी है, अनसस्टेनेबल है, भविष्य में उसका क्या होगा पता नहीं, स्थायी नहीं है, ठीक है, इससे क्या होता है, बिजनेस को, यानी जो बिजनेसमैन है, हमारा और आपका अगर बिजनेस है, तो हम जल्दी किसी को एम्प्लॉयमेंट देना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसीज़ है वो अनसर्टेन है, टेम्परेरी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर हम किसी को हायर करते हैं जो बहुत ही रिस्की है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो भविष्य में वो रिटर्न देगा कि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी है। जब तक आपकी पॉलिसी सर्टेन नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। देखिए, ये पैसेज था आपका जो मैंने पढ़ा, ये सीरीज तो चलती रहेगी, लेकिन इसको पढ़ के क्या होता है, कभी कभी इकोनॉमिक फैक्ट्स जो होते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट इतने बोरिंग होते हैं कि आप ना पढ़ना पसंद नहीं करते। चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है, पैसे बहुत सारे वोकैब ऐसे होते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते, जाने दीजिए, आप खाली मूल बातों को देखिए कि एक्चुअली पैसेज में कहा क्या गया है। सवाल का जवाब तो आपको मिलना ही है। पहला सवाल अननोन, तो अननोन मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है आपका अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है नॉट फेमिलियर। अनकैनी का मतलब होता है नॉट फेमिलियर, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो अजनबी है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए, टाइटल बोला गया है। अब आपने अगर मेरा पैसेज मैंने पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना है, तो पैसेज में हर जगह किस बात पे जोर दिया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके उपभोग की शक्ति पे, परचेजिंग पावर। आप जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे, उसके लिए जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ उतना ही होगा। तो पूरे पैसेज का थीम जो है ना, वो आपके कंजम्पशन के ही इर्द गिर्द जो है घूम रहा था। तो अगर हम ये देखें, देखिए, रिसेशन और रिकवरी, ये तो केवल एक ही लाइन किसी एक ही जगह पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। कंज्यूमर द ड्राइविंग फोर्स फॉर, नहीं, कंज्यूमर जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बल्कि कंज्यूमर का कंजम्पशन, इनकम बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन उस तरह से नहीं बढ़ता है, इसलिए इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती। इकोनॉमी अ डिस्टेंस ड्रीम, ये भी नहीं है। इज कंजम्पशन नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या उपभोग आर्थिक वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल। ये हमारा एप्रोप्रिएट टाइटल है। हमने अगर पैसेज ठीक से पढ़ा है, आपने सुना होगा, तो हर जगह कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। केनेसियन थ्योरी को देख लीजिए, वहाँ ही मैंने कहा व्हेन इनकम ग्रोज कंजम्पशन ऑल्सो ग्रोज, लेकिन कंजम्पशन वैसा नहीं बढ़ता जैसा इनकम बढ़ता है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आई थिंक द वे द पैसेज हैज़ बीन नरेटेड, वी कैन कंक्लूड दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल for this passage as per the theme that we have concluded is option number D. I think it is clear. Now next question, ये देखिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये मैंने पढ़ा था कि इफ इकोनॉमी इज अ कार, हमने पढ़ा था इकोनॉमी इज अ कार, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होता है, उसका स्टीयरिंग व्हील। आपकी इकोनॉमी वहीं जाएगी जहां कंज्यूमर का डिमांड होगा। कंज्यूमर चाहता है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, आप बना रहे हैं शूज़, तो कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, है कि नहीं। और जो रियल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उसका इंजन होता है जो कार को चलाता है। पर आपसे पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील, कि इफ इकोनॉमी इज अ कार, उस कार का स्टीयरिंग व्हील कौन है? कंज्यूमर का प्रेफरेंस, हमारी और आपकी पसंद, हम क्या चाहते हैं।
इसका क्या मतलब है? देखिए, कंज्यूमर लाइकिंग्स रेगुलेट द इकोनॉमी इंडिविजुअली, बोला है कि कंज्यूमर की पसंद जो है वो इकोनॉमी को अकेले रेगुलेट करती है, संचालित करती है। इफ़ यू वांट टू रेगुलेट द इकोनॉमी, कंजम्पशन इज द ओनली फोर्स। अगर आप इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं तो कंजम्पशन जो होता है वो एकमात्र जरिया है। द पेंचेंट ऑफ द कंज्यूमर्स कंट्रोल्स द इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंचेंट? पेंचेंट का ही मतलब होता है प्रेफरेंसेस और लाइकिंग। क्या मतलब होता है? लाइकिंग। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर का पसंद नापसंद जो होता है वही कंट्रोल करता है इकोनॉमी को, और वही बोला है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मीन्स कंज्यूमर पेंचेंट वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील जिधर घुमाएगा कार को यानी इकोनॉमी को उधर ही घूमना पड़ेगा। और ये हमने पैसेज में कहाँ देखा था, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वेर अ कार, देखिए, इफ इकोनॉमी वेर अ कार कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। इस जगह पे आपका आंसर था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अगर आप उसे मार्क कर ले, है ना, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया। तो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द पैसेज। क्या बोला है? इकोनॉमिस्ट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग वैल्यू एंड फॉर्म मिस्टेकन बिलीफ। जो अर्थशास्त्री है वो उपभोग और प्रोडक्शन में अंतर नहीं कर पाए और इसलिए भ्रामक थ्योरिया पैदा कर दी। ये हमने कहाँ देखा था, आपको याद होगा? आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे जो पैसेज है हमने इसको अंडरलाइन किया था, ये रहा, ये देखिए, द सिस्टेमेटिक फेलियर बाय केनेशियन इकोनॉमिस्ट एंड पंडित्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग वैल्यू is the single most damaging fallacy। fallacy माने false belief in popular economic thinking। कि जो केनेशियन इकोनॉमिस्ट थे, पंडित से, वो कंजम्पशन और प्रोडक्शन वैल्यू में डिफरेंस नहीं कर पाया और इसके बारे में भ्रामक थ्योरियाँ पैदा कर दी। तो ये तो दिया हुआ था, इसका मतलब ये बात तो भाई सच है ना। ये तो होगा, ए नंबर तो होगा, ए नंबर होगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइन, याद है आपको? बूम एंड बस्ट मैंने पैसे में दिखाया, have always been led by changes in business and durable goods investment। मैंने आपको कीवर्ड बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ बताया था, ये देखिए, बूम्स एंड बस्ट, ये रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी बूम्स एंड बस्ट हैव ऑलवेज बीन लेड, था ना क्वेश्चन में, लेड बाय चेंजेस इन बिजनेस एंड ड्यूरेबल गुड्स इन्वेस्टमेंट। यानी कि बिजनेस और ड्यूरेबल गुड्स में आपने जो इन्वेस्ट किया है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रोथ या बस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बी नंबर भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है तो ये तो गया, क्योंकि ये दोनों होगा। यहाँ बोला है ए एंड बी तो है। अब देखिए इस ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिए तो हमें सी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सी अगर सही है तो ए बी सी किसी ऑप्शन में होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए? तो सी तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो पहली बात हम पढ़ेंगे नहीं, क्यों पढ़ें? अगर सी मान लीजिए सही हो भी जाता है तो अगर यहाँ पे एफ नंबर ऑप्शन होता कि ऑल आर करेक्ट, ए बी एंड सी, तब बोलते हैं आंसर सही है। अगर ए सही है तो ये सही होगा, ये सही होगा, ए और बी सही है तो यानी कि ये बोथ ए एंड बी। तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों मेहनत करें? बिना मेहनत के जब आंसर आ रहा है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व कीजिए ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने जो बोला आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये देखिए लास्ट सवाल है, जो द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू इंड्यूस बिजनेस टू हायर। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस को प्रेरित करती हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप लोगों को हायर कीजिए, मेरे पास बिजनेस है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसको देख के मैं हायर करने जाऊंगा, मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, क्या है? अब देखिए ये जो है, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पैसेज में देखें, यहां देखिए, एज रिसेंट ईयर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर का ऐसा डिमांड दैट अपीयर्स टू बी ड्रिवन बाय टेम्पोरेरी एंड अनसस्टेनेबल पॉलिसी। ऐसी कोई भी चीज जो टेम्पोरेरी है या ऐसी कोई भी नीति जो सस्टेनेबल नहीं है, टिक नहीं सकती, उसमें तो कंज्यूमर डिमांड अगर इन दोनों चीज़ों से चल रही है तो कभी भी कोई बिजनेस जो है हायर नहीं करेगा।
इसका मतलब सर्टेनिटी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? यहाँ बोला है कंज्यूमर डिमांड, कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब ही नहीं बनता है। इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स, यानी अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि मैं मेरे हायर करने से मेरे को फ्यूचर में कितना रिटर्न आ सकता है, मैं उसका एस्टिमेट कर सकता हूं, एंड आई एम वेरी मच सर्टेन। वहां पे था इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी होने से बिजनेसमैन हायर नहीं करते हैं, लेकिन बोला है कि हायर करें इसके लिए क्या करना होगा? इंक्रीज सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का उल्टा होगा, यानी कि जो निश्चित होगा कि हाँ अगर मैं हायर करता हूं तो मुझे रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी होगा। अब देखिए बी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, बी और सी बोला है, जब बी होगा ही नहीं तो ये होगा ही नहीं, ये है नहीं, और डी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि डी अगर होता तो सी और डी तो होना चाहिए था ना ऑप्शन में, तो हम क्यों पढ़े? हम इसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा एनालॉजी का ऑपोजिट वेरिएंस, यानी कि डिफरेंस। कभी कभी पैसेज में ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाते हैं और मिलेंगे, गारंटी है, जिनका मीनिंग आप पहले से जानते हैं और पैसेज को पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे 2-3 नंबर तो सिनोनिम एंटोनिम में आपको मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सवालों का जवाब कैसे करना है, पहले सवालों को पढ़ ले और वहां से क्या करें, कुछ कीवर्ड्स, हिंट वर्ड्स जो आपको लगते हैं, आपका इंस्टिंक्ट आपको बताएगा कि ये कीवर्ड्स मुझे अंडरलाइन करने हैं, अपने दिमाग में, जहन में रखने हैं। पैसेज को पढ़ने से वो कीवर्ड, वो हिंट वर्ड कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा। जिस पैसेज के जिस लाइन में वो हिट करेगा, उस सवाल का जवाब पैसेज के उसी लाइन में होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है, कोई इसका ट्रिक नहीं होता है। अगर आपने इसे महारत हासिल कर ली तो 5 से 20 नंबर बिल्कुल श्योर है। हालांकि ये मेरा पहला सीरीज, ये मेरा जो सीरियस बैंक एग्जाम की जो सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ, ये चौथा नंबर सीरीज़ है, और इसमें मैंने कुछ टेक्निक्स की मैंने बातें की है, कुछ इंस्टिंक्ट की मैंने बातें की हैं, जिसको अगर आप समझ गए तो 10 नंबर तो आपके पक्के हैं पैसेज में, जो बहुत ही आसान है। तो ये था आज का ये वीडियो, जहां हमने ये सीखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखिए, कीवर्ड्स ढूंढिए, हिंट वर्ड्स ढूंढिए, और जब पैसेज को जब पढ़ रहे हैं कहीं भी वो हिंट वर्ड या उससे मिलता जुलता वर्ड अगर आपको मिल जाता है, उस सवाल का जवाब उसी जगह छुपा होगा। उन चीज़ों को ज़रूर ढूंढिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।